हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का एक पेपर। पहले इस सीरीज में हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 1 जुलाई 2019 का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए सबको एक एक करके करेंगे और उसी अप्रोच से करेंगे जैसे हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 2 सही 1/3 घंटे लगे, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दूरी x है, तो x/12 ये जाने में लगा समय और x/9 वापस आने में लगा समय, और ये कुल मिला के दिया हुआ है 2 सही 1/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7/3। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3। माने इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 3 से ये 12 और x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, कुल दूरी पूछा गया है, माने 2x दूरी कवर अप किया गया है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई 24 किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर जाने में और x किलोमीटर आने में कवर किया गया है, इसलिए हम लोगों ने 2x लिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है षटभुज के एक आकार के मैदान का क्षेत्रफल 2400 कौड़ी में 3 मीटर स्क्वायर है। 1850 प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ बाढ़ कराने में कितना लागत लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि षटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 3 कौड़ी में 3/2 a स्क्वायर, ये दिया हुआ है 2400 कौड़ी में 3। ठीक है, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से अगर हम इसको काट दें तो 800 बार में, और 2 का इसमें गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा 1600। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब हमको षटभुज का परिमाप निकालना है, तो 6 से होता है परिमाप, हम लोग जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई 240 मीटर। अब कुल लागत कितना होगा 240 गुणे जो दर दिया हुआ है 18.50, इसमें गुणा कर दें हम लोग, या इसको हम लोग कर सकते हैं 24 गुणे 185। 24 का गुणा कर ले आगे हम लोग, 24 5 120, हाथ में लगा 12, 24 8 192, 12 204, हाथ में लगा 20, 24 एकम 24 और 20 44। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु A से किसी वृत्त पर AB और AC स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं कि कोण BAC बराबर 40 अंश। एक जीवा CP को BA के समांतर खींचा जाता है, तो एंगल CBP की माप क्या होगी। खींच लेते हैं हम लोग। एक वृत्त है, कोई पॉइंट हमको लेना है A। ठीक है, इसी पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पे खींची गई हैं। ये पॉइंट हैं B और C, है ना, AB और AC। बाद में आगे हमको दिया हुआ है कि कोण BAC माने BAC ये 40 अंश है। आगे हमको कह रहा है कि C से एक CP जीवा खींची गई है जो इसके समांतर है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है CBP की माप। ये P है, इसको हम यहाँ मिला दें तो ये कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वृत्त का केंद्र मान लें O और इसको दोनों पे मिला लें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, ये 40 है तो ये कितना होगा 140, और अगर ये 140 होगा तो हम लोग जानते हैं कि ये कितना होगा भाई 70। समझ में आ रही बात। अब इसको ऊपर खींच दें अगर हम लोग, तो ये कोण कितना हो जाएगा भाई, ये वाला कोण कितना होगा, ये 70 है तो ये 70 का हो जाएगा। और 2 पैरेलल रेखाएं अगर इस तरीके से काटी जा रही हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये वाला इसके बराबर होगा, माने ये कोण इसके बराबर होगा, तो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये भी 70 होगा। अब ये रेखा पे जो ये जो कोण बनना है ये 180 अंश का टोटल होना चाहिए, और ये 70 का है, ये 70 का, तो ये कितना बचा भाई 40 अंश। 180 में से 70 और 70 जोड़ के 140 अगर हम घटा देंगे तो इसका माना जाएगा 40 अंश, और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12,000 रुपये की राशि पर
प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 1/1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई, 12,000 है। रेट कितना है, 12% है। ये एनुअल रेट है ना। और जबकि संयोजित हो रही है 5 महीने पे, तो 1 महीने पे कितना हो जाएगा 1% और 5 महीने पे 5%। तो हम R5 लिख ले रहे हैं यहाँ समझने के लिए, ये 5% हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो टाइम है वो 1/1/4 ईयर है। माने हम ये कह सकते हैं कि 12 और 3 15 महीना, 5 महीने पे संयोजित हो रहा है, तो इफेक्टिव टाइम कितना हो जाएगा भाई 3। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो डिफरेंस अपान प्रिंसिपल क्या होता है भाई, R/100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 300 + R/100। ठीक है, तो R की वैल्यू हम लोग 5 रख देते हैं। तो 5/100 माने 1/20 का स्क्वायर करेंगे 1/400 गुणे 300 धन 5 305 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। डिफरेंस हमको पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5 × 15 और 3 × 9, 10 नीचे तो 51.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं तक बढ़ाया जाता है। कोण CBD और कोण BCE के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। अगर कोण A 72 अंश है तो कोण P की माप हमसे पूछ रहा है। तो चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये ABC है, इसको आगे D और E बिंदुओं तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इसका अर्धक और इस कोण का अर्धक P बिंदु पर मिल रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि इसका मान 72 अंश है, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये 72 अंश है तो इन दोनों कोणों का योग 108 अंश होगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। तो सरलता के लिए अपने हम इसका आधा आधा कर लेते हैं, ये 54 अंश और ये 54 अंश। अब ये टोटल कोण 180 अंश का होता है ना, और 54 अंश का ये है, तो ये कोण कितना हो जाएगा भाई, 126 अंश हो जाएगा। और ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 126 अंश हो जाएगा। इसका अर्धक किया गया, माने ये वाला कोण हम लोग कह सकते हैं कि ये 63 अंश का होगा और ये भी 63 अंश का होगा। ये 63 और 63 का होगा, तो ये वाला कितने का होगा भाई, 54 अंश का होगा। अब इसमें एक जो जानने वाली बात है कि इसको 54 और 54 ही क्यों लिया गया है। ठीक है, आप इसको कुछ भी अपने अनुसार ले सकते हैं, बस उनका योग 108 अंश होना चाहिए। माने 1098 ले लें आप, चाहे 2088 ले लें, कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिनका योग 108 अंश है, तो आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपये की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत क्या है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो 600 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर अगर 25% का डिस्काउंट देंगे तो हमको भी पता है कि 1/4 कम हो जाएगा। इसका 1/4 कितना होगा भाई, 150। 150 कम कर देंगे तो ये 450 बचेगा, अगर ये डिस्काउंट दिया गया है तब। ठीक है, अब अगर 450 में बेचने पर 30 रुपये का नुकसान हो रहा है, माने क्रय मूल्य कितना होगा इससे 30 रुपये अधिक, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 480 हो जाएगा। नुकसान कितने का हुआ है, 30 का, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। 30/480 गुणे के 100। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 25 से काट दें हम लोग, सॉरी 4 से काट दें तो 25 बार में ये कटेगा, 12 बार में ये कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार में ये कटेगा, और 4 से इसको काटें हम लोग तो 4 छक्का 24, 4 दूना के 8 और 4 पचे 20। ये इतना % का हानि हुआ है इसको। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो हानि का प्रतिशत क्या है। माने हम ये कह रहे हैं कि 8/72 धन 8 गुणे के 100, तो ये 8 से 80 को 10 बार में काटेगा और 10 को ये इस तरीके से हम काट सकते हैं 100 को, तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में एक समीकरण दिया गया है, उसी के आधार पर हमसे कुछ मान पूछ रहे हैं। तो x + y + z बराबर 19, आगे दिया हुआ है x y z बराबर 216 और आगे दिया गया है xy + yz + zx बराबर 114। ठीक है, हमसे मान जो पूछ रहा है वो राशि है x³ धन y³ धन z³ धन xyz। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि x³ धन y³ धन z³ ऋण 3x y z का मान क्या होता है भाई? x + y + z, आगे होता है x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3x y + yz + zx। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमसे पूछ रहा है वो पॉजिटिव का x y z है यहाँ पे, जबकि फार्मूले में निगेटिव का 3x y z है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि इधर 4x y z अगर जोड़ दें तो ये हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है। बाद में हमको अंडर रूट निकालना होगा, तो इधर भी हम 4x y z जोड़ देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रख दें सबका, तो हम लोग क्या पाएंगे भाई, x y z का मान दिया हुआ है 19। ठीक है, अंदर क्या है 19 का स्क्वायर माइनस के 3 और इसका मान दिया हुआ है 114 धन 4 और इसका मान दिया हुआ है 216। ठीक है, अब हमको इसका करड़ी में मान निकालना है ना, सारी राशि करड़ी में होनी चाहिए थी, तो हमको इधर भी करड़ी लेना होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हम लोग एक बार देख लें, ऑप्शन में सबका अलग अलग है क्या? हाँ जी, ऑप्शन में सबके लास्ट डिजिट अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का खाली लास्ट डिजिट निकाल लेंगे और उसी के आधार पर गणना कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा 361। 361 में से अगर हम घटा दें 342 को तो 19 ही आएगा, और 19 का गुणा 19 में प्लस यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कितना आएगा, लास्ट डिजिट 4 आएगा और यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, तो माने लास्ट डिजिट 5 आ रहा है करड़ी में। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर 5 है तो उसका वर्गमूल निकालने पर भी अंतिम में 5 ही आएगा, और विकल्प में एक ही ऑप्शन है 35 जिसका अंतिम अक्षर 5 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य का 33 सही 1/3% 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य के 4/15 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं भाई ए और बी सम्मिलित रूप में 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि दिया हुआ है कि बी अकेले उसी कार्य का 33 सही 1/3, माने कि हम कह लें कि अगर इसको 33 सही 1/3 को हम लोग ये परसेंट को अगर भिन्न में हम लोग बदलें तो कितना आएगा भाई, 1/3 आएगा। तो 1/3 हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, माने कि पूरा हिस्सा कितने दिनों में करेगा, हम लोग कह सकते हैं 45 दिनों में। ठीक है, तो 25 और 15 का एलसीएम को अगर हम कुल कार्य मान लें तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि बी अगर 45 दिनों में कर रहा है तो एक दिनों में कितना काम कर रहा होगा भाई, 5 यूनिट, और दोनों मिल करके 25 दिनों में कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिल करके 9 यूनिट काम कर रहे थे। ठीक है, ए अकेले ऐसी सिचुएशन में कितना काम करेगा भाई, 4 काम करेगा, क्योंकि 5 ये कर रहा है अकेले और दोनों मिलकर 9 कर रहे हैं, माने ए 4 काम कर रहा था। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल काम का 4/15, तो 4/15 इसका कर लें, ये 15 बार में कटेगा, 15 चौके 60, 60 काम ए कितने दिनों में करेगा, तो 4 इसका क्षमता है, तो 15 दिनों में इसको कर देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक 9 अंक की संख्या दिया हुआ है और 88 से विभाज्य उसको बताया गया है। तो y के सबसे छोटे मान के लिए 3x - 2y का मान पूछ रहा है। तो संख्या को लिख लेते हैं हम लोग, 43x
1145 y2। ठीक है, तो कह रहा है कि ये संख्या 88 से विभाज्य है। तो y के सबसे छोटे मान के लिए 3x - 2y का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 88 से कोई संख्या विभाज्य होगी तो वो 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या का लास्ट का 3 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ऐसे में हम लोग जानते हैं कि जो 512 होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 1 रखा जा सकता है और सबसे छोटी संख्या ही लिखना है हमको, तो हम लोग ये मान लेंगे कि y का वैल्यू क्या होगा भाई, 1 होगा। यहाँ पे y है बट इसकी जगह पे हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी दशा में x का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ से हम लोग इस तरीके से जोड़ लें तो 4 धन x धन 1 धन 5 धन 2 ऋण 3 धन 1 धन 4 धन y। ठीक है, इसका मान 0 आना चाहिए, इसका अंतर। ठीक है, y का मान हमने 1 ले लिया हुआ है तो 1 ले लेते हैं। 4 1 5 5 10 2 12 12 धन x ऋण 3 1 4 4 8 1 9 बराबर 0 होना चाहिए। इस दशा में हम लोग x बराबर क्या निकालेंगे भाई, ऋण 3। अब ऋण 3 यहाँ पे रख नहीं सकते तो 11 ऋण 3 ले लेते हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। y का मान 1 है, वैल्यू में रख देते हैं यहाँ पे 3 गुणे के 8 माइनस 2 गुणे के 1 बराबर 22। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक समीकरण दिया हुआ है 8x² धन y² माइनस 12x माइनस 4xy धन 9 बराबर 0। हमसे पूछ रहा है 14x ऋण 5y का मान। ठीक है, तो इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4x² धन y² ऋण 4xy। अब 4x² यहाँ से बचा हुआ है तो फिर उसको लिख लेते हैं ऋण 12x ये बचा हुआ है धन 9 बराबर 0। ठीक है, इसको 1 में कर लें और इसको एक ब्रैकेट में कर लें तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये 2x² ये y² है, तो इसको हम लोग 2x माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, बारी बारी अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो एक बार हम लोग पाएंगे कि 2x बराबर y और एक बार हम लोग पाएंगे 2x बराबर 3। ठीक है, माने हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 3/2 होगा और इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो हम लोग पाएंगे कि y बराबर 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आंसर रख दें, ये जो x और y के मान निकाले गए हैं इसको यहाँ पे रख दें तो 14 गुणे के 3/2 माइनस 5 गुणे के 3 21 में से 15 जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x धन y बराबर 7, आगे दिया हुआ है x y बराबर 10। हमसे पूछ रहा है 1/x³ धन 1/y³ का मान। तो आसान सवाल है, क्या करते हैं पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर इसको समीकरण 2 लिख लें तो हम लोग क्या पाएंगे कि 1/x धन 1/y बराबर क्या आ जाएगा भाई, 7/10। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम लोग क्यूब कर लें तो हम लोग क्या पाएंगे 1/x³ धन 1/y³ धन 3/xy और ब्रैकेट में 1/x धन 1/y बराबर ये क्या हो जाएगा भाई, 7 का क्यूब हम लोग जानते हैं 343/1000। ठीक है, 1/x धन 1/y का मान 7/10 था, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 7/10 गुणे के 3/xy का मान कितना था, 10 था, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मान तो हमको ज्ञात ही करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 21/100, इसको काट के 21/100 या फिर हम लोग 210/1000 लिख लें, बराबर कितना है 343/1000। इसको इधर ले जाके अगर घटा देंगे
ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 3 3 1 बटे 1000 है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि O केंद्र वाले किसी वृत्त में AD एक व्यास है और AC एक जीवा है ना। AC पर कोई बिंदु B इस तरह है कि OB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण OBA का मान 60 अंश है। अगर कोण DOC बराबर भी 60 अंश है तो BC की लंबाई कितनी है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो वृत्त बना लेते हैं हम लोग। AD इसका व्यास है और आगे कह रहा है कि AC इसकी एक जीवा है। ठीक है, आगे हमको बताया गया है कि इसी पर कोई बिंदु B है AC पर, तो B ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं। ये केंद्र O है और हमसे आगे बताया गया है कि कोण OBA माने ये वाला जो कोण है इसका मान 60 अंश है और कोण DOC माने ये वाला कोण अगर हम इसको मिला दें तो ये वाला भी 60 अंश है। ठीक है, हमसे BC की लंबाई पूछी जा रही है, ये वाली लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि CD चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है और CD चाप के द्वारा ये परिधि पर बना हुआ कोण है। माने हम ये कह सकते हैं कि ये कितना होगा भाई, 30 अंश होगा। ठीक है, अगर ये 30 अंश है और ये 60 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इस वाले लाइन पे अगर हम आए तो ये पूरा कोण कितना होना चाहिए था, 180। ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 अंश हो जाएगा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 120 अंश हो जाएगा। ये 120 और ये 30 तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 अंश। माने हम ये कह सकते हैं कि जब एक ही आधार पर त्रिभुज की दो भुजाओं का कोण अगर बराबर होगा ये दोनों, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। अगर उसकी आय का 28% बढ़ जाती है और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसका जो आय था वो 100 था, तो इसका 72% खर्च करता था, माने 72 रुपये अगर खर्च करता था तो बचाता कितना था भाई, 28 रुपये सेविंग होती थी। ठीक है, ये सेविंग लिख लिया हम लोगों ने और ये खर्च लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है, माने ये जो आय है ये परिवर्तित होकर के अब कितनी हो गई भाई, 128 हो गई। ठीक है, और कह रहा है कि उसका खर्च अगर 25% बढ़ जाता है, माने जो नया खर्च है इसका 25% वृद्धि होगा, माने 1/4 बढ़ जाएगा। 1/4 कितना होगा भाई, 18। 18 को अगर हम लोग 72 में जोड़ेंगे तो 90 रुपये खर्च हुआ। ठीक है, बचा कितना भाई अब, 38 सेविंग। तो सेविंग पहले 28 था, अब 38 है, माने 10 की वृद्धि हुई है। 10 की वृद्धि काहे पे हुई है भाई, 28 पे। 4 से काट दें तो ये 25 बार में और ये 4 से काटें तो 7 बार में। 7 से अगर हम लोग 25 को काटें तो 7 3 के 21 दशमलव 7 5 35 और 7 7 49, 10 का गुणा कर देंगे तो 35.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काट थीटा बटे के 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान हमसे पूछ रहा है या इसको और सरल बनाने के लिए कह रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो काट थीटा बटे के, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1 बटे के ये साइन थीटा रहने दें और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे के कास थीटा। ठीक है, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं काट थीटा, अगर इसका हम इसमें गुणा कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा के अगर बटे कास थीटा लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कास थीटा। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा मल्टीप्लाइड विद काट थीटा, तो कितना आ जाएगा भाई,
कोसेक थीटा। यही हमारा आंसर होगा। एक बार इसको देख लीजिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/के काश थीटा, और इसको आप लोग लिख सकते हैं काश थीटा बटे के साइन थीटा। ये इससे कट जाएगा, यही 1/sin साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 संख्याएं हैं, अगर उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 177, 163 और 138 योगफल आएंगे। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं A, B, C हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किन्हीं 2 का औसत अगर तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो पहले प्राप्त हो रहा है 177, दूसरे में कह रहा है कि अगर हम इसी तरीके से आगे करते जाएं तो आगे क्या प्राप्त हो रहा है भाई, 163, और इसी को आगे हम लोग C+A/2 + B कर लें तो ये प्राप्त हो रहा है 138। ठीक है। इसी को अगर हम लोग आगे लिख सकते हैं इस तरीके से A+B/2C बराबर कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4, 2 7 14 1 15 और 2 1 2 1 3। ठीक है। ये आगे हम लोग इसको लिख लें इसी तरीके से B+C+2A = 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 1 3, और इसको लिख लें C+A+2B। ये बराबर के कितना हो जाएगा, 2 8 16 के 6, 2 3 6 1 7, 2 1 2। ठीक है। अगर सबको जोड़ लें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A 2A फिर A, माने 4 बार A आया हुआ है। इसी तरीके से हम B को देखेंगे तो B 2B 4 बार ये भी आया है, C भी 4 बार ही आया है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग योग निकालें तो 6 6 12 4 16, हाथ में लगाए 1 7 1 8, 2 10 5 15, हाथ में लगाए 2 1 3 3 6 3 9। 4 से अगर हम काट दें तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 9 36, ये तीनों का योग है। ठीक है। अब हम लोग क्लियरली देख के समझ सकते हैं कि इन तीनों में जो C है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा C जोड़ने पर सबसे ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा है, और जो सबसे छोटा है वो B है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा B जोड़ने पर हमको इन तीनों में सबसे कम मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का ही औसत हमसे पूछ रहा है। तो पहली वाली में से अगर हम इसको घटाएं तो C बराबर कितना आएगा भाई, इसको घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 1। ठीक है। ये C का मान हो जाएगा। B का मान इसी तरीके से ज्ञात करें तो कितना आएगा भाई, 16 में से 9 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3। औसत निकाल लें, 7 5 12, 3 1 4 1 5, 152 के बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 76। औसत निकालने के लिए को 2 का भाग देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB भुजा पर एक बिंदु D इस तरह है कि BD बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं त्रिभुज ABC, AB पर कोई बिंदु D दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि BD बराबर 2 सेंटीमीटर, माने ये जो है 2 सेंटीमीटर है, और DA बराबर 3 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि BC पर एक बिंदु E इस तरीके से है, इस तरीके से है कि DE पैरेलल है AC के, माने ये आपस में दोनों समांतर हैं, और AC 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। आगे हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बटे चतुर्भुज ACED का। ACED और BDE। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब त्रिभुज का कोई भुजा हमको पता है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके वर्ग के अनुपात में होगा, है ना। तो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, तो पूरे का जो अगर हम मान लें इकाई तो 3 2 5 5 25 यूनिट। ठीक है। और छोटे वाले का इसी आधार पे मान लें तो कितना है भाई, 4 यूनिट है। अब अगर ये 4 है और पूरा 25 है तो ये कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है। पूरे का हम लोगों ने इकाई निकाला तो कितना निकल के आया, 5 का वर्ग, ये 3 2 5, और उसका स्क्वायर किए तो 25। अब 2 का स्क्वायर किए इसी तरीके से इसकी भुजा का, तो हमको पता चला कि ये 4 यूनिट है।
अब ये इसी का हिस्सा है तो 21 यहाँ पे बचता है। अब त्रिभुज बी डी अगर 4 है तो ए सी डी कितना है भाई 21, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे दिया हुआ है थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है ना। तुम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 cos थीटा अगर कॉमन ले लें हम लोग तो हम लोग पाएंगे cos थीटा माइनस 2, यहाँ भी 1 कॉमन ले लें तो cos थीटा माइनस 2 पाएंगे। cos थीटा माइनस 2 अगर कॉमन ले लें हम लोग तो हम लोग पाएंगे 2 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 2 आएगी और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में नहीं पॉसिबल है। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा, माने थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का वैल्यू। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक 60 अंश माने 2/3 और काट 60 अंश 1/3 माने 3/3 या करोड़ी में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल सरलीकरण का, देखते हैं इसको। 3/4 भागे 3/4 का 3/4 गुणे 4/3 धन 5/2 भागे 2/5 का 5/4 ऋण 2/3 धन 2/3 का 5/6। ठीक है, तो पहले तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है तो गुणा कर देते हैं ये 3 बार, तो 5/9 इधर हो गया, 2/3 और इसको भी हम लोग 6/9 लिख सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया भाई 11/9। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये कितना है 3/4 भागे 3/4 गुणे 3/4 हो जाएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा। यहाँ भी का लगा हुआ है, सॉरी 9/16 होगा, है ना। 3 गुणे 3 4 गुणे 4 गुणे के 4/3 धन 5/2 भागे 2/5 का 5/4 है, यानी 2 से हम इसको काटेंगे 2 बार में, 5 से इसको काट देंगे तो भागे 1/2 हो जाएगा, ऋण 11/9। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लें। तो 5/2 में अगर 1/2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसमें अगर हम लोग भाग दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणा के 16/9। 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, 4 से काटेंगे इसको 4 बार। ठीक है, फिर इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16/9 धन 5 माइनस 11/9। इसमें से अगर हम घटा दें तो 5 + 5/9 आ जाएगा या 50/9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan 13 अंश tan 37 अंश tan 45 अंश, आगे दिया हुआ है tan 53 अंश और tan 77 अंश। नीचे है 2 कोसेक स्क्वायर 60 अंश कास स्क्वायर 60 अंश माइनस 3 कास 60 अंश धन 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ 13 और 77 का योग 90 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ 37 और 53 का योग भी 90 है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता ही है, तो अंश में क्या आ गया भाई 1
नीचे देखते हैं हम लोग 2 कोसेक स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होगा 4/3, ठीक है। 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं काश स्क्वायर 60 अंश को 1/4, 1/2 का स्क्वायर, ये 3/2 धन 2, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/4 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 8/4। तो ये कितना हो जाएगा भाई 8 1 9 में से 6 गया, कुल 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से 4 ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, खाली 2 बचा रह गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उसको करा दिया गया है, चार्ट के क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उसको खाली चार्ट देख करके सॉल्व करना होता है। फिर भी अगर आप लोगों को इश्यू आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले पेपर से हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, है ना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।